Hello, dear students of class 11th, in particular 2020-21 batch. This particular video I am making for you so that you will understand what is the effect of deleted syllabus on your timetable and your syllabus of physics. So there are few things which you need to understand. Like in first chapter, physics, scope and excitement, nature of physical laws, physics, technology and society. सो आप इसमें इस वीडियो में आप ये देख रहे हो जो ये सिलेबस डिलीट किया है इसमें ये ऐसे पॉइंट्स हैं फर्स्ट चैप्टर के जो बिल्कुल थ्योरी वाले हैं जिनके ऊपर कोई भी बच्चा लिख सकता है. सो इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी एडवांटेज. तो आप अपने मन से ये ख्याल निकाल दो कि इस चैप्टर में से कोई सिलेबस कटा है पहले चैप्टर में से, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं इतने सिंपल और बिल्कुल जनरल टॉपिक है कि कोई भी इनके बारे में लिख सकता है. ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के लिए. तो दूसरा है चैप्टर 3 में से, मतलब आप ये देखो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से इन्होंने शुरू कर दिया, जो कि सेकंड यूनिट है हमारी. और डायमेंशनल एनालिसिस सारा है आपके सिलेबस में, और एरर वाला कंसेप्ट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गया, एक्यूरेसी हो गया, ये सारा आपके सिलेबस में है. इनडायरेक्ट मेथड हो गए, स्मॉल लार्ज डिस्टेंसेस के, पैरेलक्स मेथड हो गए, मोलिकुलर साइज मेजर करने का. तो समझ रहे हो मतलब कि कितना बेकार सा ये, तो इसका कोई वो नहीं. चलो एनी हाउ ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा सिलेबस में भी हो चुका है. सेकंड यूनिट की इन्होंने बात ही नहीं की. फिर मतलब फर्स्ट यूनिट के बाद फिर आगे सेकंड यूनिट पे. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड और वेलोसिटी, ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बिना आप टू डायमेंशनल का कुछ भी पढ़ ही नहीं सकते. अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रोजेक्टाइल आ ही नहीं सकती, और जबकि प्रोजेक्टाइल सिलेबस में है तो प्रोजेक्टाइल करने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा. पोजीशन टाइम ग्राफ भी, स्पीड वेलोसिटी भी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी, क्योंकि उसमें तो बल्कि दो दो जगह हम टू डायमेंशनल मोशन जो है उसका वर्टिकल हम नॉन यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं और हॉरिजॉन्टल हम यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं. तो ये भी आपका सेम ही है, कोई इससे आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा. चलो आगे करते हैं, लॉज ऑफ मोशन पे चलते हैं. लॉज ऑफ मोशन पे आ गए ये अब. तो इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स जो बच्चे ने 10th क्लास से पढ़ाई हुआ है, फोर्स का कंसेप्ट, इनर्शिया का कंसेप्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ये हम पढ़ ही चुके हैं. और सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा है कि इसके बिना आपका आगे कोई फार्मूला चलेगा नहीं. अभी ऑलरेडी क्लास 11 में कितने बच्चे एफ इक्वल टू एम ए यूज़ कर चुके हैं, इम्पल्स वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं बच्चे. और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताओ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मतलब काटने की चीज़ है ये. इससे तो यही हो गया कि भाई ये मतलब दिखाने के लिए भी सिलेबस काट रहे हैं ये. चलो कोई बात नहीं, करेंगे इसको. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में सिर्फ ये आपकी एप्लीकेशन है. स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस सबसे आसान, और इसमें नंबर आते थे फ्री के 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आ जाता था. ये इन्होंने काट दिया है अब. तो ये लगा लो ये जो सिलेबस कटा है ये तुम्हारे को आसानी मुझे नहीं दिख रही इससे कुछ. 11th 12th वालों को है, 9th 10th वाले बच्चों को आसानी मुझे दिखी है, उनका सिलेबस कटा है, मैंने डिस्कस किया है उनसे. ग्रेविटेशन में केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे कभी कभी आता है क्वेश्चन. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्होंने काट दिया. ये एक मैं मानता हूँ, चलो थोड़ा बर्डन कम हो गया, बट एनी हाउ आउट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे को तो मैं करवा ही दूंगा ये, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही नहीं पढ़ोगे तो आप ये देखो ना कि आप तो वो भी पढ़ रहे हो इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके अंदर आप फ्री फॉल पढ़ रहे हो, तो एक्सेलरेशन तो आप पढ़ ही रहे हो. मतलब जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पढ़नी ही पड़ेंगी उन्हें लिख के दिखाया हुआ सिलेबस में कि हम सिलेबस काट रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पोर्शंस रेशो, इलास्टिक एनर्जी. एक मतलब बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे टॉपिक. इलास्टिक बिहेवियर कंसेप्ट है, आपको समझना ही पड़ेगा. इलास्टिक एनर्जी अगर एक इन्होंने चलो काट भी दिया तो वो कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, उसका छोटा सा डेरिवेशन है. और पोर्शंस रेशो चलो ठीक है मैं मानता हूँ इन्होंने काट दिया, वो पहले भी क्वेश्चन टीचर डालते नहीं थे उसके ऊपर, अभी भी कम ही डालेंगे. चलो हट गया ये चलो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट हो जाएगा. 7th यूनिट का है ये. फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है वो आपका 7th यूनिट का आगे का पार्ट चल रहा है. तो हीट, टेम्परेचर और हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये हटा दिया. चलो ये आपको थोड़ा बेनिफिट करेगा, ये हट गया, कम पढ़ना पड़ेगा यहाँ से.
थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, इनकी एफिशिएंसी का इतना सिंपल फार्मूला है। ये बच्चों के नंबर लाने वाला टॉपिक होता था कि भाई इसमें से दे दिया, डेरिवेशन बच्चों ने कर लिया। पर चलो कोई बात नहीं, क्लास 11th है, पेपर आपका लोकली बनेगा, 12th वाले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आएगी, उनके नंबर अच्छे आ जाते थे बोर्ड के। फिर है आपके पास फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स डॉपलर इफेक्ट, चलो ठीक है, ये भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। जो ये वाली चीज़ें काटी हैं ये आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा क्या है हमारे पास, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट काट दिया इन्होंने, आपको कोई इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं बनाना। और एक्सपेरिमेंट भी जो है वो क्लब कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, वो तो चलो आपका जहाँ भी जिस भी स्कूल से है वहाँ से आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कुल मिला के कि सिलेबस काटने में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। दो चार जगह जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कुछ रिलीफ है, बाकी तो चीज़ें ऐसी हैं जो काटी हैं जो बच्चों को पढ़नी तो पढ़ेंगी ही। ठीक है, चलो, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।